नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस आईएएस पीसीएस पर। साथियों, पीआईबी की अपनी सीरीज में फर्स्ट और सेकंड जून का हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और 2 जून के बाद जो 3, 4, 5, 6 और 7 जून तक का ये आज कवर करेंगे हम। तो पूरा वीकली आपका पीआईबी कवर हो जाएगा। पीआईबी का देखिए आप, इम्पोर्टेंस आपको पता है। अभी जितने भी यूपीएससी के क्वेश्चन ज़्यादातर जो करंट के हैं वो पीआईबी से पूछे गए थे सीधे सीधे। और यूपी पीसीएस क्या कर रहा है कि अभी पीआईबी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने लगा है और वे अवॉइड करते हैं किसी कोचिंग वगैरह का मटेरियल। तो इसलिए आपको पीआईबी के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। अब देखिए, पीआईबी में डेली ना कम से कम 50-100 नोटिफिकेशन आते हैं, तो वो सब आपके लिए पढ़ना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि आपका काम आसान कर रहे हैं। यहाँ छांट कर जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट खबरें हैं, जिनका प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना अलग महत्व है, वही हम लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ आपका इस पीआईबी सीरीज में प्रीलिम्स भी कवर होगा और मेंस भी कवर हो जाएगा पूरा। तो ये देखिए, पहली खबर पढ़ते हैं और इसके आप नोट्स वगैरह बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स। ये पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। फोकस आईएएस पीसीएस जो हमारा टेलीग्राम है, यहाँ मिल जाएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर किया करिए, उससे प्रोत्साहन मिलता है टीम को। देखिए, पहली खबर क्या है, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर है। सोमवार रामसर साइट बना है। कौन सा? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। ये यूपी का है, जिसको हम सुरहताल भी बोलते हैं। ये इसका नाम है सुरहताल। ये कुछ भी नाम दे सकता है, दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। और ये कहाँ स्थित है? बलिया में। बलिया आपको पता होगा यूपी का सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट है। जैसे ये ऐसे पूछने के लिए ये वाला बलिया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी पूछता है कि सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उत्तरी कौन सा है और दक्षिणी कौन सा है। दक्षिणी कौन सा है बताइए? सोनभद्र। उत्तरी कौन सा है सबसे उत्तरी? ये आपका है सहारनपुर। पूर्वी कौन सा है? बलिया। पश्चिमी कौन सा है? ये आप कमेंट में बताएंगे, क्योंकि यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है ये ऐसे ही बनते हैं मैप से सीधा सीधा। पढ़ते हैं इसको, अपनी खबर को। तो प्रधानमंत्री जी ने सराहना की है, ये बात ठीक है। ये तो कोई पूछेगा नहीं किसने सराहना की है, लेकिन सोवराम सर साइट कौन सा है ये जरूर पूछेगा। ये आप याद कर लीजिए। इसके अलावा स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनेंगे, आपको पता ही है कि सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। स्टेटमेंट में ये पूछेगा कि सोवा कितने हुए हैं, सोवा कौन सा है, यूपी टॉप पर कौन सा है और यूपी में कितने हैं। टॉप राज्य जो है वो तमिलनाडु है। कितने हैं वहाँ? 20 रामसर स्थल है, देखिए। और यूपी में कितने हैं? अभी इसको मिलाकर 13 हो चुके हैं। इससे पूर्व 12 थे, वो 12 आप देख लीजिए, नीचे दिए हैं। देखिए, तमिलनाडु के दिए हैं 20, है ना। इनमें से आप मेन मेन चीज मेन याद कर लीजिए, है ना। सकार कोट्टई, ये देखिए। नंज नारायण पक्षी, ये भी पूछता है, ये पूछ सकता है। ये जो इतने ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना। और पहले दो आपको याद कर लिए। तीसरे नंबर पर क्या है? बिहार, उड़ीसा और पंजाब, तीनों 6-6 वेटलैंड के साथ तीसरे नंबर पर है। ये थोड़ा कम पूछेगा, चांस कम है, लेकिन फिर भी आप याद कर लीजिए। देखिए, यूपी के 12 है, अभी 13वां अपना बना है सूरताल। ये जरूर याद कर लीजिए। आप देखिए, एक नज़र देख लीजिए इनको तेजी से। सबसे पहले कौन सा बना था? 2005 में। क्या घोषित हुआ? अपर गंगा रिवर जो है, ऊपरी गंगा नदी का जो है वेटलैंड, ये हुआ था। दूसरा क्या है? नवाबगंज। ये कहाँ है? उन्नाव में। इनकी स्थिति भी आप याद कर लीजिए। देखिए, अपने नोट्स में ना यूपी का मैप बनाइए ऐसे, और वहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज लिख लीजिए कौन सा किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये वाला। इसका एक जो है इन्फोग्राफिक्स हमने अपने चैनल पर डाल दिया है। ये जो 13 के 13 वेटलैंड है डिस्ट्रिक्ट के साथ, यहाँ से आप जाकर देख सकते हैं फोकस आईएएस पीसीएस पर। ये पीडीएफ भी आपको यहीं मिलेगा। देखिए, ऊपरी गंगा, नवाबगंज, पार्वती अर्गा, समन बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी, सांडी बर्ड सेंचुरी, और सरसेनावर, सूर सरोवर, इसको कीठम झील भी बोलते हैं जो आगरा में है, हैदरपुर वेटलैंड, बखीरा, संत कबीर नगर, ये आप याद रख लीजिए, पटना और शेखा झील, है ना। तो ये सब जो है 2026 में ये बना, और एक नया आ गया अभी सुरहताल। इतना ही याद करना है इसमें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी मेंस के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप थोड़ा मेंस में भी, अगर यूपी जीएस 5-6 में आता है तो इसके ऊपर सीधा क्वेश्चन बनता है। वेटलैंड इस बार भी आया था, 2024 में भी आया था ये क्वेश्चन इसके ऊपर। तो आप मैप बनाएंगे और दिखा देंगे फटाफट। 5, 6, 7 जितने भी याद है आपको बता दीजिए। जन समर्थ पोर्टल के 4 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इसकी आपको डेट पता होनी चाहिए, कब रिलीज हुआ था ये पहली बार, लॉन्च कब किया गया था? जून 2024 में, 6 जून 2024 को। तो 6 जून को इसको, 26 में इसको पूरे 4 साल हो चुके हैं। एग्जाम में कैसे पूछेगा आपसे कि इसका संबंध किससे है? साक्षरता से है, पर्यावरण से संबंधित है, वित्तीय समावेशन है, या कुछ और दे देगा अन्य, राष्ट्रीय सुरक्षा इस टाइप से, बाल श्रम, चाइल्ड लेबर, ऐसे कुछ भी दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए ये वित्तीय समावेशन के लिए एक पोर्टल है। ये देखिए, वित्तीय समावेशन और इजी क्रेडिट वितरण के लिए।
इतना ही याद करना है आपको। इसमें क्या करना है ये जरूर याद कर लीजिए। 16 स्कीम इसके अंदर है और 8 लोन कैटेगरी है और 269 जो है लैंडर्स ऑन द प्लेटफॉर्म, अर्थात इस प्लेटफॉर्म से इतने लैंडर जुड़े हैं जो ऋण दे रहे हैं। तो ये आप डेटा जरूर याद कीजिए, क्योंकि अब स्टेटमेंट बनाएगा कि पहला स्टेटमेंट सही है कि गलत है, दूसरा बना देगा कि यहाँ जो है 15 लोन कैटेगरी है जो कि गलत होगा, कितनी है 8 लोन कैटेगरी, इस प्रकार से। तो ये आपको पता होना चाहिए। वित्तीय समावेशन का जब भी कोई क्वेश्चन आता है, देखिए मेंस में भी क्वेश्चन आता है वित्तीय समावेशन का, तो वहाँ आप क्या है सीधा ऐसा नहीं लिखेंगे ऋण के लिए सरकार प्रयास कर रही है इजी ऋण के लिए, वहाँ आप एग्जाम्पल में जन समर्थ पोर्टल देंगे। जब भी एमएसएमईज के ऊपर क्वेश्चन आता है, महिला सशक्तिकरण के ऊपर क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये सबको लोन दे रहा है और ज़्यादातर लोन की जितनी योजनाएं क्या होती है उनमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। तो आप ये थोड़ा सा अपना इंटेलिजेंट गैस भी लगा सकते हैं कि महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है इस प्रकार से। एकलव्य मॉडल स्कूल, देखिए ये जनजातीय जो है जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संगठन जो है राष्ट्रीय राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा समिति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं NESTS, है ना। इसने एक समझौता किया है किस चीज के लिए कि अब अपने जो एकलव्य मॉडल स्कूल है वहाँ AI का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनकी लैब वगैरह बनेगी। तो इसने किसके साथ समझौता किया है, ये जो राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा समिति है, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट में भी आ जाता है वहाँ कई बार, तो इंग्लिश में भी याद रखेंगे आप NESTS, है ना, NESTS। किसके साथ समझौता किया है, कोग्रेड के साथ। तो वहाँ स्टेटमेंट देकर आपको फंसाने की कोशिश करेगा कि इसने नाबार्ड के साथ समझौता किया है, इसने विश्व बैंक के साथ किया है, या इसने किसी प्राइवेट कंपनी का नाम देगा कि टाटा सोशल साइंस के साथ समझौता किया है। तो आपको याद रखना है कोग्रेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं अभी हाल ही में। और जब भी जनजातीय सशक्तिकरण का क्वेश्चन आता है, देखिए सामाजिक न्याय है या सोसाइटी है, इन दोनों में इसका क्वेश्चन बनता है, GS 1 में भी और 2 में भी। तो ये आप वहाँ एग्जाम्पल कोट करेंगे कि अभी एकलव्य मॉडल को क्या है आधुनिक बनाया जा रहा है AI वगैरह के लिए, वहाँ इससे कोग्रेड के साथ समझौता किया है। तो इस प्रकार के उदाहरण आप देंगे लेटेस्ट, तो आपका उत्तर और उससे अच्छा होगा। और ये सब जो है नई राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके तहत किया जा रहा है ये सब कुछ प्रावधान। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और GS 5-6 में भी ये पूछा जा सकता है और GS 3 में भी इन्वायरमेंट सेक्शन में। 7वें मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किसने किया, पहले तो आप याद रख लीजिए, क्योंकि आंख बंद करके जो है हर जगह प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं लगाना है। ज्यादातर उद्घाटन वही करते हैं, लेकिन कुछ उद्घाटन अन्य उनसे संबंधित मंत्री भी करते हैं। तो यहाँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है, ये आप याद रखेंगे, जो पृथ्वी और विज्ञान मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने कहाँ पर किया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जम्मू में किया है। कौन से नंबर का है, 7वां है। तो इससे पूर्व जो 6 हैं वो भी आपको याद रखने होंगे। कौन कौन से 6 हैं, ये देखिए नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, गुवाहाटी, चेन्नई। अब ये 6 आपको याद कैसे रहेंगे, देखिए इसकी ट्रिक है सीधा सा। देखिए 4 तो आपको महानगर हैं, आपको पता ही है, जैसे जब भी आप बचपन में देखते होंगे समाचार मौसम का हाल सुनते होंगे तो चारों महानगर का मौसम बताते थे, कौन से, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। तो ये चारों याद रखेंगे आप, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। इसके अलावा 2 कौन से हैं, नागपुर और गुवाहाटी। तो आपको बस यही याद रखने, नागपुर और गुवाहाटी, आपके 6 के 6 याद हो जाएंगे। और 7वां अभी न्यूज लेटेस्ट है जम्मू, तो वो तो आपको याद रहेगा ही। ये देख लीजिए आप, महाराष्ट्र में 2 जगह हैं, ये केवल एक ऐसा राज्य है जिसमें 2 जगह क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र खुले हैं, यहाँ नागपुर में भी है और मुंबई में भी है। तो ये अलग सा फैक्ट होता है, कई बार घुमा कर पूछ लेगा, एग्जाम में याद नहीं आएगा। आप पहले से इसके लिए प्रिपेयर रहेंगे तो आपको याद आएगा। तो हमारा पढ़ाने का स्टाइल यही रहेगा कि जो जहाँ आप फंस सकते हैं एग्जाम में, गलतियां कर सकते हैं, वो आपको अभी बता दिया जाएगा। PIB जो अपनी सीरीज चल रही है, देखिए PIB आपको पता है ना, इस बार UPSC भी काफ़ी क्वेश्चन यहीं से बनाए हैं, PCS भी बना रहा है सारे क्वेश्चन। तो आप इसको ना थोड़ा सीरियस लीजिए और इसके नोट्स बना लीजिए। ये PDF भी आपको मिल जाएगा, लेकिन इतना बड़ा PDF डाउनलोड करके करेंगे क्या आप, उससे फिर नोट्स बना लेना अपने शॉर्ट नोट्स। देखिए जब अब ये क्या होगा, पहले ये जो नई दिल्ली का केंद्र था, यही पूरा जो हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा वगैरह सबका यही देखता था, मौसम का जो हाल यही बताता था। तो अभी क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें अभी ऊपर के लिए अर्थात नॉर्थ के लिए जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए ये डेडिकेटेडली बना दिया गया मौसम विज्ञान केंद्र, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ भूस्खलन, बाढ़ वगैरह की काफी, जब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, समस्याएं बढ़ रही हैं। तो वहाँ का अलग मौसम विज्ञान केंद्र बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल। तो ये भी याद करना है कि जम्मू में जो अभी नया बना है वो किस किस राज्य को मौसम की जानकारी देगा। तो
एक राज्य हिमाचल प्रदेश, दो यूनियन टेरिटरी आ जाएगी आपकी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। बाकी ऊपर के जितने भी राज्य है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये यूपी, ये सब नई दिल्ली वाला केंद्र जो है यहाँ मौसम विज्ञान की जानकारी देता है। ये 6 याद हो गए, 7 वही हो गए आपको, बस ये इतना ही इसमें पढ़ना है। अच्छा, ये किस किस के बीच ये जो पहल कौन कौन इसमें सहयोग कर रहे हैं ये भी आप याद कर लीजिए। देखिए, श्रीनगर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने मौसम और जलवायु विज्ञान अनुसंधान को मजबूत करने के लिए किसके, शेर कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय, ये बड़ा महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है, इसको याद रख लीजिए। एवं यह प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू, ये इसे क्या बोलते हैं, SKUAST है ना, जम्मू और कश्मीर है ना, और इस्लामिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये दो नाम आप याद रख लीजिए, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये सारे तीनों नाम याद रखेंगे आप। इसमें इतना ही याद करना है आपको। अच्छा, ये 2 ऐप है, जब भी आप एग्जाम्पल देते हैं मेंस के आंसर राइटिंग में, पर्यावरण संरक्षण के ऊपर या आपदा प्रबंधन के ऊपर, तो जो भारत सरकार या IMD हमारा जो है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अर्थात भारतीय मौसम विभाग जो है, ये 2 ऐप इन्होंने बनाई है, मेघदूत और दामिनी। ये मौसम की जानकारी देता है, और दामिनी स्पेसिफिकली किसके लिए है, जो बिजली गिरने की घटनाएं होती हैं उसके लिए। तो ये ऐप बनाई है, इनके भी आप एग्जाम्पल दिया करिए। इस प्रकार के देखिए लेटेस्ट एग्जाम्पल जब आप देंगे कि ये बनाया, ये पहल शुरू की है, तो फिर आपको और उसे अच्छे अंक मिलेंगे। बाकी पुराने अगर एग्जाम्पल सिंपल देंगे आपकी मौसम विभाग, भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ये काम कर रहा है, तो उससे बात नहीं बनेगी। आगे चलते हैं। देखिए, ये विश्व का पहला योगासन चैंपियनशिप का उद्घाटन किसने किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने। कहाँ किया है, ये गुजरात के अहमदाबाद में किया है। तो ये प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब भी कोई विश्व में प्रथम या भारत में प्रथम या उत्तर प्रदेश में प्रथम है, तो वो चीज पूछी जाती है। तो ये आप याद कर लीजिए, योगासन चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है। इसमें इतना ही है, बाकी ये सब तो 21 जून को आपको पता ही योग है। इस बार का योग दिवस की थीम क्या थी, हमने बताया हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल पर भी, आप कमेंट करके हमें बताएंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, थीम पूछता है, तो आप थीम जब लिखेंगे, कमेंट करेंगे, तो आपके याद हो जाएगा। तो आप कमेंट करिए, कमेंट करने में हिचक मत कीजिए, क्या थीम है आप बताइए। अब ये देखिए, एक बुक है ये, और इसके राइटर कौन है, CAG जो थे हमारे पूर्व, जिन्होंने 2G स्पेक्ट्रम घोटाला का खुलासा किया था, पूर्व CAG विनोद राय, उनकी एक बुक है व्हेन ऑडिट मैटर्स। तो ये ऑडिट करते थे, ऑडिटर थे, तो उन्होंने ऐसी बुक लिखी है व्हेन ऑडिट मैटर्स। तो आपको बुक का नाम याद आ जाएगा और समझ जाएंगे कि आप CAG विनोद राय की ये बुक है। लेकिन इसका जो विमोचन किसने किया, ये क्वेश्चन पूछेगा, तो ये उपराष्ट्रपति ने किया है। तो वहां आपको घुमा देगा कि राष्ट्रपति ने किया है, प्रधानमंत्री ने किया है, उनके नाम देगा। आपको याद रख लेना है, उपराष्ट्रपति जी ने इसका व्हेन ऑडिट मैटर्स बुक का विमोचन किया है। ये बाकी सब चीजें यही है। ये फोटो आप देख लीजिए उपराष्ट्रपति जी का, आपको याद रहेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। एग्जाम वॉरियर एक बुक है, देखिए, इसका भी राइटर पूछ सकते हैं। तो इसके कौन है राइटर, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये भी आप याद रख लीजिए। अब ये देखिए, एक ये खबर है, अभी आपने पता है कि जब से ट्रंप आया है, ट्रंप साहब भर भर कर टैरिफ लगा रहे हैं पूरी दुनिया के ऊपर, भारत के ऊपर भी टैरिफ लगाया है। अभी उन्होंने लेटेस्ट 3-4 दिन पहले की न्यूज है, एक टैरिफ और लगा दिया इंडिया के ऊपर। कौन सा, कि आप तो जी यहाँ फोर्स लेबर अर्थात बाल श्रम कराते हो, या फोर्स लेबर जबरन मजबूरी जो होती है वो कराते हो। जबकि हमारे संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में क्या है, बाल मजदूरी और बालाश्रम का विरोध किया हुआ है। ये भी आप याद रखेंगे, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 में क्या है, बालाश्रम का निषेध है, अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध है ना। तो ये आप याद रखेंगे। और इन्होंने उसके ऊपर भी एक एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया, भारत का भी नाम है उसमें। तो ये जो टैरिफ जो ये लगाते हैं, ये कौन सी धारा है और कौन सा कानून है वहाँ, तो ये आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये पूछ सकता है अभी। क्योंकि ट्रंप का टैरिफ जो है पिछले 1 साल से चर्चा में है, और पूरी दुनिया में इसने ऐसी तैसी कर रखी है सबकी। तो ये धारा 301 है वहाँ का जो एक कानून है। कौन सा कानून है, ये कानून है अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि अर्थात UTR है ना, ने भारत सहित 60 अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ वस्तुओं के आयात को रोकने के उपायों में जांच पूरी कर ली है। UTR ने ये जो है 1975 के अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि अधिनियम, ये अधिनियम क्या याद रखिए, ये तो बॉडी हो गया आपकी, यही
निर्धारित करती है क्या करना है क्या नहीं करना है। और अधिनियम का स्पेसिफिक नाम भी सेम इसी के ऊपर है, अमेरिकी व्यापार अधिनियम की धारा 301। तो ये पूछा है किसकी धारा 301 है, तो कोई संयुक्त राष्ट्र का कानून बताएगा, कोई बता देगा लेबर कानून, ऐसे ILO की धारा है ना। तो आपको याद रखना ये अमेरिका का अपना खुद का बनाया हुआ कानून है, अधिनियम। इसके तहत ये टैक्स वैक्स लगाते हैं। इन्होंने क्या किया, 60 से आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया है। देखिए 3 जून की खबर है, इनको अभी भी चैन नहीं मिला है ना, इतना 20 से 30% टैक्स लगाने के बाद भी ये बेचैन है ये लोग। इससे क्या होगा, महंगाई आएगी और इनकी हालत खराब होगी। आगे चलते हैं, ये इतना ही है हमारे काम का। देखिए CCPA क्या है, इसकी फुल फॉर्म आप याद रखिए पहले तो आप, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, अर्थात केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण है ना। तो ये इसका ये रहा नाम हिंदी में, या ये आप याद कर लीजिए। इसने क्या किया है, अभी डार्क पैटर्न के खिलाफ फिजिक्स वाला जो है PW है, जो अलग पांडे की कंपनी है, उसके ऊपर इन्होंने 5 लाख का जुर्माना लगाया है। और 1 लाख का जुर्माना ये मैकेफी सॉफ्टवेयर है, ये एक जो है एंटीवायरस बनाता है। आपने देखा होगा मैकेफी ऐसे लिखते हैं, मैकेफी AFEE है शायद, है ना, AFEE ऐसे इसका नाम है मैकेफी। तो ये एंटीवायरस बनाते हैं। तो इन दोनों कंपनियों के ऊपर जुर्माना लगाया है, इसके ऊपर 5 लाख लगाया है, इसके ऊपर 1 लाख लगाया है। तो ये राशि भी याद रख लीजिए। किसने लगाया है, इसने लगाया है, जो अथॉरिटी है। कौन सी, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। डार्क पैटर्न क्या होता है, देखिए डार्क पैटर्न ये होता है जब आप कुछ ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, आपने देखा होगा कई बार ना वो फर्जी की सेल चला देंगे कि लिमिटेड स्टॉक, जबकि उनके पास स्टॉक होगा अमेजन के ऊपर ना, वो दिखाएंगे ऐसे टाइमर सा बना देंगे, आपको डरा देंगे। तो आपको लगेगा यार वो ये तो खत्म होने वाला है, मैं खरीद लेता हूँ। तो ये ना कंज्यूमर के ना माइंड सेट को चेंज करते हैं, उसको इम्पैक्ट करते हैं। कई बार क्या करेंगे कि हम कुछ आइटम सेलेक्ट करेंगे, उसका प्राइस दिखेगा 300 रुपये, लेकिन जब फाइनल कार्ट में देखेंगे वो 350 हो चुका होगा। उसमें क्या होगा कि 50 रुपये इन्होंने क्या किया कि 15 रुपये प्लेटफॉर्म फीस लगा दी, 20 रुपये कुछ और लगा दिया। तो इस टाइप से क्या है, क्लियरिटी नहीं रखते हैं, तो उसको बोलते हैं डार्क पैटर्न। और ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत ये क्या है, इन्होंने कुछ डार्क पैटर्न बताए कि अगर आप इस प्रकार के डार्क पैटर्न का प्रयोग करेंगे तो कंपनी के ऊपर जुर्माना लग सकता है। कितने डार्क पैटर्न है, यहाँ 13 डार्क पैटर्न है। तो ये आप 13 अभी हम आपको बता देंगे। अभी जो न्यूज है ये जो फिजिक्स वाला से रिलेटेड है, यहाँ इन्होंने केवल 3 डार्क पैटर्न की पहचान की है। क्या डार्क पैटर्न की पहचान की है, बास्केट स्नीकिंग। इसमें क्या होता है कि चेकआउट जब करते हैं कोई भी आइटम, तो उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट वगैरह जोड़ दी जाती है। इन्होंने क्या किया कि चेकआउट के दौरान दान की कुछ राशि 10 रुपये या कुछ इन्होंने जोड़ी, हाँ 10 रुपये, किसके नाम, वो भी अपना ही फाउंडेशन बना रखा है, PW फाउंडेशन। तो भाई आप जबरदस्ती दान क्यों करा रहे हो किसी से। तो ये होशियारी क्या करते हैं कि जब आप चेकआउट करोगे तो वहाँ एक चेक बॉक्स अपने आप चेक रहेगा, जबकि इनको वो अनचेक देना चाहिए और कंज्यूमर से पूछना चाहिए कि आप दान देना चाहते हो तो इसको चेक करो, नहीं तो अनचेक रहेगा। इन्होंने क्या कर रखा है, ये बाई डिफॉल्ट ही चेक कर देते हैं कि आप ध्यान नहीं पड़ेगा तो आपके 10 रुपये कट जाएंगे। तो ये डार्क पैटर्न हुआ। दूसरा क्या हुआ, शर्मिंदगी की पुष्टि करना, ये होता है कन्फर्म शेमिंग, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये देखिए 2 यहाँ दिए हुए, ये दोनों इन्होंने यहाँ दिया है। इसमें क्या होता है कि भावनात्मक संदेश देंगे, है ना, वो उपभोक्ता जो है दान वापस लेने से हतोत्साहित करते हैं। कैसे देंगे कि अगर आप दान नहीं दोगे तो इनका नुकसान हो जाएगा, ये लोग भूखे मर जाएंगे, इनको खाना कौन खिलाएगा, इस टाइप से एक भावनात्मक संदेश देंगे। जैसे आप उसको अनचेक करेंगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो मैं बड़ा अपराध कर रहा हूँ, दे ही देता हूँ 10 रुपये दान। तो ये ऐसे शर्मिंदगी महसूस कराते हैं कंज्यूमर को। तो ये भी एक डार्क पैटर्न है। देखिए आप ऐसे जबरदस्ती किसी की जो है भावनाओं से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो 2 डार्क पैटर्न में तीसरा हुआ कि जबरन कार्रवाई, है ना, ये होता है फोर्स एक्शन। तो ये तीनों डार्क पैटर्न यहाँ इनके यहाँ मिले हैं। ये क्या होता है, इनके यहाँ क्या मिला, देखिए मुफ्त में विज्ञापित पाठ्यक्रमों तक पहुंचने से पहले उपभोक्ता को जो कंज्यूमर है उनको व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के लिए बाध्य करना। देखिए ये गलत चीज है ना। ये भी एक किस्म का डार्क पैटर्न होता है कि जब आप इतना प्रचार कर रहे हो किसी चीज का कि हम फ्री में दे रहे हैं, तो फिर आप उसकी जानकारी क्यों ले रहे हो, उसका फोन नंबर क्यों ले रहे हो, क्योंकि फिर आप मार्केटिंग करोगे, फिर आप उसको नया कोर्स बेचोगे। तो ये तीनों डार्क पैटर्न यहाँ मिले हैं और इनके ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगा दिया गया। तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है ना। इस प्रकार से जो है नियमों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। अब 13 डार्क पैटर्न जो है, ये जो अथॉरिटी है हमारा, ये जो अधिनियम है, इसके तहत
13 जो है डार्क पैटर्न कौन है, एक बार तेजी से उनको समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मेंस के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए तो फैक्ट आएगा किसके ऊपर लगाए, इन दो कंपनियों के नाम देंगे, ज्यादा से ज्यादा ये पूछेगा किसने लगाया है, तो ये कंज्यूमर अथॉरिटी बता देनी है आपको, किस अधिनियम के तहत लगाया तो ये अधिनियम बता देना है, और कौन कौन से पैटर्न है ये कम पूछेगा, लेकिन ये दो तीन चीज आपको पता होनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए। लेकिन मेंस के लिए क्या है, आपको डार्क पैटर्न समझ आने चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा डार्क पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि ई कॉमर्स में डार्क पैटर्न क्या होता है। ऑनलाइन उपभोक्ता आजकल जो है डार्क पैटर्न से जूझ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। डार्क पैटर्न क्या होते हैं ये आ जाएगा। तो आप जब ये 13 डार्क पैटर्न जो है संक्षेप में लिख दोगे तो आपका जो है आंसर अच्छा लगेगा। अगर उदाहरण देने हैं तो इनमें से दो तीन डार्क पैटर्न लिख सकते हैं आप। तो फॉल्स अर्जेंसी जो बताया था कि आपको टाइमर चलाएगा, आपको दिखाएगा कि आपके घुटने में दर्द है तो ये बेल्ट ले लीजिए आप, नहीं तो घुटने टूट जाएंगे, फलाना ढिमका, ऐसे करके आपकी अर्जेंसी क्रिएट करते हैं ये लोग। जैसे आपने देखा होगा ये इसका कंप्लेन का ऐड आता था कि हाइट बढ़ानी है तो ये कंप्लेन पीजिए, बच्चों को कंप्लेन पिलाइए, है ना, कंप्लेन जो भी था वो, है ना, वो पिलाइए। तो ये होता है फॉल्स अर्जेंसी। ये तीन आपको बता ही चुके हैं, ये यहाँ वाले हैं। सब्सक्रिप्शन ट्रैप, इसमें क्या होता है कि आपको सब्सक्राइब कराएगा कि 1 महीने के लिए कर लीजिए, फिर अगले महीने बिना आपसे पूछे पैसे कट जाएंगे, तो ये सब्सक्रिप्शन ट्रैप होता है। इंटरफेस इंटरफेरेंस होता है, इसमें क्या होता है क्योंकि आप जो यूआई बनाएगा वो इस प्रकार से बना देगा कि आप भ्रमित हो जाएंगे। जो वेबसाइट बनाएगा उसमें ऐसा होगा कि आपको जो चीज़ चाहिए, जो इनको बेचनी है वो ऊपर दिखाएंगे, जो नहीं बेचनी है वो नीचे दिखा देंगे। ये होता है बैट एंड स्विच। ये क्या होता है, सस्ता दिखाना। क्या करेंगे, विज्ञापन में दिखाएंगे फ्रंट पेज पे आपको, जहाँ वो सामान लिस्ट दिखा रहा है जैसे अमेजन के ऊपर उदाहरण के लिए, तो जहाँ उसका प्राइस दिखा रहा है वहाँ कम दिखाएंगे, लेकिन जब आप खरीदने जाएंगे फाइनल कार्ट में उसमें जोड़ देंगे 10-20 रुपए एक्स्ट्रा। तो ये होता है बैट एंड स्विच। तो ये भी एक डार्क पैटर्न है। ड्रिप प्राइसिंग, इसमें क्या होता है, वही उसी प्रकार का ये भी, लंबे चेकआउट के बाद सही प्राइस बताना। अब ये क्या करेगा, पहले आपसे प्राइस डिस्क्लोज नहीं करेगा, पहले आपसे बोलेगा खरीदने के लिए आप ये करिए, फिर जब आप जाएंगे फाइनल चेकआउट के ऊपर तब वहां जाकर इसका कोई प्राइस दिखाएगा और वो थोड़ा ज़्यादा दिखाएगा। फिर आप सोचोगे अरे यार इतनी मेहनत करके यहाँ तक आया हूँ तो इसको खरीद लेता हूँ। तो ये होता है ड्रिप प्राइसिंग। 9th क्या होता है, डिसग्यूज एडवर्टाइजमेंट, अर्थात ये झूठ मूठ के दिखाएंगे कि हमारा जो है ऑर्गेनिक है अपना प्रोडक्ट। जैसे कोई खाने का सामान ऑर्गेनिक बेचते हैं, लेकिन वो आप जाकर चेक करोगे उसके लेबल के ऊपर उसमें केमिकल वगैरह होंगे। तो नए आर्टिकल बताएंगे कि नया मॉडल आया है जबकि वो पुराना मॉडल होगा। इस प्रकार से भ्रमित विज्ञापन होंगे, मतलब फालतू के विज्ञापन दिखाएंगे, झूठे विज्ञापन। एक होता है नजिंग। नजिंग क्या होता है, जैसे बार बार आपको किसी चीज़ की अपील करेगा। कोई आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि ये आता है कि सब्सक्राइब कीजिए, वो आपको मैसेज आने लगेगा बार बार कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, या क्या आएगा कि ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बार बार आपको मैसेज भेजेगा, तो आपको ना बार बार परेशान करता है। तो ये होता है नजिंग। ये भी एक डार्क पैटर्न है नियम के अनुसार। ट्रिक वर्डिंग, इसमें क्या होगा, मिसलीडिंग लैंग्वेज देगा। जैसे कि आपको ऐसे लिख देंगे इसका संभावित लाभ ये हो सकता है ना, जबकि वो हो या नहीं हो, भाई वो तो सकता है में तो कुछ नहीं आएगा ना। तो मिसलीडिंग वर्ड मतलब शब्द जो है, शब्दों का प्रयोग ऐसे करेगा आपको समझ ही नहीं आएगा यार ये क्या कहना चाह रहा है, और कंज्यूमर को क्या है गलत आइटम चला जाएगा। दूसरा क्या है, एसएएस बिलिंग, ये वही है ऑटो चार्ज रिकरिंग फीस, जो सॉफ्टवेयर के लिए क्या होता है। जैसे वो अभी आया था, अभी ये बताया था आपको कि वो सब्सक्रिप्शन ट्रैप है, इसी प्रकार का ये भी है कि आप कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, आपको फिर बार बार अपने आप ही रिचार्ज वो कर देगा और आपको वो रिकरिंग फीस देनी पड़ेगी बार बार, उसकी चार्ज जो है बिना बताई। तो ये भी है। तीसरा क्या है, रो मेलवेयर। इसमें क्या होता है कि आप लेने तो गए कुछ और, लेकिन आपके सॉफ्टवेयर में एक मेलवेयर डाल देगा, एक वायरस टाइप डाल देगा। बाकी जैसे कहेगा कि डाउनलोड नाउ का क्लिक देखते हो ना बटन, आप कुछ जगह डाउनलोड नाउ ऐसे लिखे रहेगा कि यहाँ पीडीएफ के लिए लिख देगा डाउनलोड नाउ। जब आप इस बटन के ऊपर क्लिक करोगे आपको पीडीएफ की जगह कुछ और ऐप आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगी जो मेलवेयर होगा, आपकी जानकारी उठा लेगा। तो ये तो एक किस्म से साइबर क्राइम भी है ना। तो ये भी डार्क पैटर्न के तहत आता है। तो डार्क पैटर्न समझ लिया आप लोगों ने। तो ये आपका पूरा टॉपिक तैयार हो चुका है। आगे चलते हैं, प्रीलिम्स की न्यूज है। मेंस में क्या हो सकता है भाई, आप सहिष्णुता का क्वेश्चन आता है, सांप्रदायिकता का क्वेश्चन आता है, भारत की विविधता के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो ये आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। क्या, युवा संगम कार्यक्रम, इसके छठे चरण में क्या हो रहा है, अरुणाचल और यूपी इन दोनों के छात्र जो है आपस में इधर उधर मिलेंगे। कौन मिलेंगे,
अरुणाचल वाले छात्रों से यूपी के राज्यपाल जी मिलेंगे, और यूपी के छात्रों से अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल जी मिलेंगे, है ना। बातचीत हुई है, मतलब हो चुकी है। तो ये युवा संगम कार्यक्रम है। इसमें क्या होता है कि भाई अपने युवाओं को हम भारत के बारे में समझाते हैं कि देखिए हमारी विविधता कितनी है भारत में। तो क्या होता है कि साउथ के इधर आएंगे, इधर के नॉर्थ में जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट के इधर आएंगे, तो पूरे भारत में कुछ बच्चों को घुमाया जाता है। एक किस्म से ये है। आगे देखिए, अब आता है मेन टॉपिक जो है, ये भी बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूपीआई और क्यूआर कोड। ये जो यूपीआई से आप भुगतान करते हो, ये वाला। अभी कंबोडिया में यूपीआई शुरू की गई है ना। किसने की है? एनपीसीआई इंटरनेशनल और एसीएलईडीए, इन बैंक ने कंबोडिया के राष्ट्रीय क्यूआर कोड के साथ के, जो इनका राष्ट्रीय क्यूआर कोड है ये वाला, इसके माध्यम से कंबोडिया में यूपीआई भुगतान शुरू किया है। बस इतना याद रखना है आपको। कहाँ हुआ है? कंबोडिया में। ये पूछ सकते हैं कितनी जगह यूपीआई अभी चल रहा है भारत का। तो इससे पूर्व कितना है? 8 देशों में चल रहा है। ये देखिए 8 देशों का आपको नाम पता होना चाहिए, और ये हो गया 9th। तो ये हमारा 9वां देश हो गया जहाँ यूपीआई चल रही है। तो 8 कौन कौन से? इससे पहले ये देख लीजिए, सिंगापुर, यूएई, संयुक्त राज्य अरब अमीरात, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, कतर, श्रीलंका। तो ये 8 देश हैं। अब कंबोडिया बना है 9th कंट्री जहां यूपीआई चलेगा। आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं अगर कंबोडिया घूमने जा रहे हैं। तो ये सीधे सीधे जो है मेंस प्रीलिम्स के लिए खबर है, और मेंस के लिए भी आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। तो इससे ये सब दिया हुआ कि यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी, स्थानीय व्यापारियों को प्रोत्साहन मिलेगा। ये सब तो मेंस के लिखने की चीजें हैं, आप लिख ही देंगे। देखिए इतने आर्थिक समझौते रहे हो रहे हैं आजकल। ओमान के साथ भी एक समझौता हुआ है। तो ये कब से लागू हुआ है? 1 जून 2026 से लागू हो चुका है। क्या है ये? CEPA जिसे बोलते हैं, सेपा, है ना। तो ये किसके साथ है? भारत और ओमान के साथ 1 जून से लागू हुआ, याद रख लेना आप, है ना। देखिए प्रीलिम्स में एक बार पहले क्वेश्चन पूछा कि इस समझौते के ऊपर किसने साइन की है। वो कुछ ब्रू शरणार्थी के ऊपर समझौता हुआ था त्रिपुरा में। तो वो पूछा था किसने हस्ताक्षर किए हैं, तो तब किसी सचिव ने हस्ताक्षर किए थे, और वो ऑप्शन में दिया हुआ था। अभी ये समझौते के ऊपर किसने हस्ताक्षर किए हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि इनकी आदत है बार बार अपना पैटर्न वही रिपीट करने की भी। तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री है, उद्योग मंत्री है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल, और जो ओमान सल्तनत, मतलब ओमान जो कंट्री है, उनके वाणिज्य और उद्योग मंत्री है, सेम इन्हीं के लेवल के। उनका नाम क्या है? बिन मोहम्मद अल यूसुफ, है ना। तो इन दोनों ने हस्ताक्षर किए प्रॉपर उस फाइल के ऊपर ऐसे। तो ये आप याद रखेंगे किन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, है ना। इसके अलावा क्या होगा? अभी ओमान ने क्या हुआ कि जो इतने 945 वस्त्र और परिधान श्रेणियां जो वहां थी, उसके ऊपर टैरिफ में राहत दी है भारत को। जो मौजूदा जो 5% का मोस्ट फेवर्ड नेशन जो होता है, MFN शुल्क जो था, वो इन्होंने समाप्त कर दिया है। अब क्या हो रहा है? शून्य शुल्क भारत को है, शून्य शुल्क हो गया है। इसके अलावा क्या होगा? ये देख लीजिए कुछ डेटा, क्योंकि इसके ऊपर ना IR में क्वेश्चन आ सकता है सीधा कि भारत और ओमान के मध्य संबंधों पर चर्चा कीजिए। तो वहां आप इकोनॉमिक पॉइंट में ये लिख सकते हैं, या सीधा समझौते के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अभी भारत का जो निर्यात है ओमान को कितना है? ये $95 मिलियन अमेरिकी डॉलर, मतलब 95.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। जबकि ओमान कितना निर्यात करता है? जो ये कपड़े हैं, वस्त्र और परिधान, मतलब भारत के अलावा भी तो करता है ना कुछ देशों से। तो टोटल कितना करता है? 598। तो देखिए हमारे पास कभी कितना स्कोप है वहाँ कि हम अपना जो है एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसको तो इतने की जरूरत है, हम केवल इतना ही दे रहे हैं उनको अभी। तो अभी भारत का हिस्सा ओमान के आयात में कितना है? केवल 11%, है ना। बाकी जो 89% अन्य देशों का हिस्सा है वहाँ। तो भारत के पास काफी स्कोप है। इसके साथ ही भारत अभी क्या है? तीसरा बड़ा आपूर्ति करता है ओमान में। तो देखिए भारत नंबर 1 भी बन सकता है अगर आप अच्छे से समझौते का पालन करते हैं। तो ये सब मेंस में आप लिख सकते हैं, प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, ये भी आप याद कर लीजिए, फैक्ट याद कर लीजिए, 1-2 पॉइंट मेंस के लिए याद कर लीजिए। अभी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। अंडर 18 जो एशिया कप हॉकी का जो है, भारत की जो पुरुष टीम है, ये तो बने हैं विजेता, है ना। इनका पहली रैंक है ये, और जो महिला टीम है वो तीसरे नंबर पर रही है ना।
उनको क्या मिला है, कांस्य पदक, और इनको गोल्ड मेडल मिला है ये वाला। तो दोनों ही टीम हमारी विजेता बनी है। देखिए ये कहाँ हुआ था, ये जो जापान में हुआ था ये, और जापान का ये एक शहर है, याद रखिए, काकामी घारा, है ना, इसका नाम ऐसा ही है, अजीब सा, याद रखिए, KAKAMIGAHARA, काकामी हारा, जो भी है, जापान में हुआ था। ये पूछ सकता है क्योंकि इनका ना मेजबान देश भी पूछता है, और पहले तीन भी पूछता है कौन कौन से हैं। तो पहला तो भारत हुआ, मतलब गोल्ड मेडल भारत को मिला, भारत जीत गया। किसको हराया, जापान को। कितने से हराया, 4-1 से हराया इनको, है ना, 4-1 से, 4-0 से देखना पड़ेगा, मुझे लग रहा है 4-0 से हराया। तो ये आप एक बार चेक कर लेंगे, है ना, जो भी है, ये इतना डिटेल में पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप चेक कर लेना इसको, 4-1 से हराया कि 4-0 से हराया है ना। आगे चलते हैं। पहला भारत, दूसरा जापान सिल्वर मेडल, और कांस्य पदक किसको मिला है, पाकिस्तान थर्ड नंबर पर रहा है, थर्ड ग्रेड कंट्री है, तो ये थर्ड नंबर पर ही रहा है। चलो ये तो जो पार्ट। अब महिला टीम देखिए, इन्होंने भी कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, साउथ कोरिया की टीम को हराया है, और 3-0 से हराया है ना। हाँ ये 3-0 से, वो 4-1 से ही है, वो याद आ गया। नंबर 1 चीन जो है, फाइनल में चीन ने किसको हराया, जापान। देखिए जापान दोनों जगह बेचारा हार कर दूसरे स्थान पर है, मेजबान टीम जो है, यहाँ मेंस में भी और वुमेन्स में भी। और हमारी जो महिला टीम है उसको मिला है कांस्य पदक, है ना। और चौथे नंबर पर कोरिया चली गई है फिर अपने आप। इनको क्या, हॉकी इंडिया जो है, जो हॉकी इंडिया ने इनको इनाम देने की घोषणा की है। कितना, पुरुष जो टीम है उसको 3 लाख मिलेगा हर खिलाड़ी को, और जो उनका साथ वाला जो स्टाफ होता है, सपोर्टिंग स्टाफ, उनको मिलेंगे 1.5 लाख। महिलाओं को, महिला टीम में प्रत्येक खिलाड़ी को 1 लाख मिलेंगे, और उनके सपोर्टिंग स्टाफ को 50,000 रुपये मिलेंगे। अब ये देखिए सीधा सीधा क्या है, लैंगिक भेदभाव। भाई ये जीते तो इनको 3 लाख दे रहे हो, अगर ये, ठीक है कांस्य पदक मिला है लेकिन जीत कर आए हैं, बड़ी बात है, तो इनको भी 3 लाख देने चाहिए थे, तो इनको मात्र 1 लाख रुपए दे रहे हैं। तो ये लैंगिक भेदभाव अपने यहाँ चलता रहता है। चलते हैं आगे। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आप प्रीलिम्स में ना लास्ट के भरोसे मत बैठिए। करंट अफेयर में लास्ट के 1 महीने में करूंगा, घटना चक्र या घटना सार आएगी, क्योंकि अब पिछली बार का आपने पेपर देखा, पिछले 2 साल से करंट अफेयर कितना डीप पूछ रहा है और पुरानी खबरें पूछ रहा है। आप पुरानी खबरें छोड़ दोगे 6-7 महीने पुरानी, तो काम नहीं चलेगा। और करंट अफेयर अभी से नोट्स बनाते चलिए, आपके अच्छे नंबर आएंगे। देखिए 30-35 नंबर का करंट अफेयर आता है, जहाँ 15 नंबर का हिस्ट्री आएगा, 15 क्वेश्चन, उसको आप पूरा साल पढ़ते हो, और करंट अफेयर को केवल 2 महीने के लिए छोड़ते हो, जबकि इससे 2 गुना पूछता है ये। हिस्ट्री के भाई ज्योग्राफी कितने आते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन मैक्सिमम, लेकिन करंट अफेयर के तो 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं, कई बार 50 भी आते हैं। उसको आप पढ़ते हो लास्ट के 1 महीने। तो इस प्रकार से बैलेंस बनाना चाहिए आपको, कि आप हर सब्जेक्ट को उतना ही महत्व दो। आपको तो नंबर चाहिए, सब्जेक्ट से प्यार थोड़ा ही होगा, आपको तो स्कोर करना है वहाँ। तो स्कोर करना है तो करंट अफेयर अभी पढ़िए, 1-2 मैगजीन लेते रहिए, एक मैगजीन मिनिमम, और फिर लास्ट में जब वो आएगी उसको भी पढ़ लेना। जो ईयरली जो आती है, उनकी वार्षिकी जो आती है वो पढ़ लेना, और साथ साथ ये पीआईबी न्यूज़ देखते चले आप, क्योंकि ये क्या है कि अब इनका एंगल जो है इधर घूम चुका है पूरी तरह पीआईबी की तरफ। आगे चलते हैं। अब जैसे आपने एक भाषिणी ऐप का नाम सुना होगा, है ना, ये कुंभ के दौरान भी बड़ा चर्चा में रहा ये ऐप। इसमें क्या है कि भारत की ना, ये अधिकांश भाषाओं को समर्थन करता है उनका। अर्थात जैसे मैं हिंदी जानता हूँ, तो मैं बोलूँगा कि मुझे आप ना तमिल में ये बता दीजिए एड्रेस या कुछ भी डिटेल, तो तमिल में भी दे देगा। तो ये बड़ी ही सफल ऐप रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे पुलिस वाले वहाँ काम कर रहे हैं, तो उनको तमिल तेलुगु आती नहीं, है ना, और जो उधर के बेचारे पर्यटक इधर आए थे, जरूरी नहीं कि हर पर्यटक इंग्लिश में बोलेगा या हिंदी में बोलेगा, तो ये भाषिणी ऐप से उनकी बड़ी हेल्प हुई थी। तो ऐसे ही एक ऐप बनाने के लिए नेपाल ने समझौता किया है हमारे साथ, भारत के साथ। वो क्या ऐप है उनका, वॉइस फर्स्ट, अर्थात वॉइस जो होता है VOIC, वॉइस फर्स्ट, है ना। तो ये ऐप के लिए हम उनकी हेल्प करेंगे। ये MOU साइन हुआ है ना, यही आपको याद रखना है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, इतना ही पूछे किसके साथ समझौता हुआ है। ये जो ऐप का नाम दे देगा कौन से देश के साथ हुआ है, नेपाल के, भूटान के, तो आप भूल जाओगे वहाँ भूटान था कि नेपाल, तो नेपाल याद रखना है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेंस के भी और प्रीलिम्स के भी। मेंस में तो आपको यहाँ से कितने ही एग्जाम्पल मिल जाएंगे, डेटा मिल जाएगा, ग्राफ मिल जाएगा। देखिए तो इसको आप जल्दी से हम देख लेंगे, मेन डेटा क्या क्या है। मेंस के लिए आपके बड़ा ही काम आएगा ये।
तो अभी देखते रहिए वीडियो को आगे तक, जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। क्या है भारत के स्वास्थ्य परिदृश्य में हुए बदलाव? क्या बदलाव हुए हैं? देखिए, पिछले 12 वर्षों में भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। क्या हुई है? 44 करोड़, ये डेटा याद रखिए, हाईलाइटेड, से अधिक परिवारों को स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाया गया। अर्थात सामाजिक सुरक्षा का क्वेश्चन आएगा मेंस में, तो आप इसको लिखेंगे, इस एग्जाम्पल को कोट करेंगे वहां। कितने हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रक्षा केंद्र कितने हैं हमारे यहाँ? 1.86 लाख। कितनी बड़ी संख्या है देखिए। जन औषधि केंद्र, जहां सस्ती दवाइयां मिलती हैं, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र आपने देखा होगा। ये डेटा आप याद कर लीजिए, मेंस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। 4-5 डेटा इसमें से उठाइए और लिख लीजिए एक फैक्ट शीट के ऊपर। नहीं तो फिर क्या करोगे आप, लास्ट मोमेंट में आप भूल जाओगे, वहाँ डेटा याद नहीं आएगा, बस सीधा सीधा लिख दीजिए कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दवाइयां मिल रही है। जब तक आप नहीं लिखोगे कि 18,000 से भी ज्यादा जन औषधि केंद्र है, तो आपका आंसर जो है इफेक्टिव नहीं होगा, इंप्रेसिव नहीं होगा। 18,000 केंद्र हैं। कितने टेलीमेडिसिन, देखिए जब भी मैंने देखा, मैं भी इतनी कॉपियां चेक करता हूँ कि ई संजीवनी का उदाहरण देते हैं सब, है ना। कोई तो ई संजीवनी भी नहीं लिखेगा। जब भी हेल्थ की बात आती है, हेल्थ के ऊपर को मेंस का क्वेश्चन होता है, तो क्या लिखेंगे कि टेलीमेडिसिन ने जो है इसका जो है ग्रामीण या गांव तक इसकी पहुंच बनाई है। ठीक है, अच्छा पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कितने लोगों को है ये लिखेंगे, ई संजीवनी ऐप का नाम लिखेंगे, तभी तो फायदा मिलेगा, तभी तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे दूसरों से। तो कितने करोड़ परामर्श दिए गए, कंसल्टेंट किया गया कितने लोगों को? 47 करोड़ लोगों को टेली परामर्श दिया गया है। तो ये डेटा आप याद रख लीजिए। ये जो औषधि केंद्र है, जन औषधि केंद्र, यहाँ लगभग 50 से 90% तक कम कीमत में दवाई मिलती है, ये तो पता ही है आपको। 2014 के बाद से नए एम्स कितने बने हैं? 12 नए एम्स जो काम कर रहे हैं, अंडर प्रोसेस तो काफी सारे हैं, लेकिन इतने जो है वर्किंग है अभी 12 नए एम्स इसके बाद शुरू हुए हैं। ये याद करेंगे आप, है ना। इसके अलावा क्या है, ये डेटा आप सीधे सीधे देख लेंगे। देखिए, ये टीबी के मरीज का भी दिया हुआ है कि दोगुनी कमी आई है, मतलब आधे हो गए हैं, है ना, पहले से। ये आप ग्राफ बनाएंगे बिल्कुल एज इट इज एग्जाम के में। याद कर लीजिए 2014-15 में क्या था, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हमारा कितना था? 62.6%। और 2021-22 में कितना हो चुका है ये? 39.4%। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या होता है? अगर आप जा रहे हो किसी हॉस्पिटल, तो आपकी जेब से कितना पैसा खर्च हो रहा है। भाई कुछ इंश्योरेंस होगा या कुछ और होगा किसी के पास, जो भी है, तो जो जेब से खर्च होता है वो बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। तो औसतन कितना है भारत में? ये इतना प्रतिशत था, अभी इतना हो चुका है। क्योंकि अभी सरकार जैसे बीमा दे रही है, दवाइयों को सस्ता कर रही है, तो ये इससे फिर पैसे में क्या होता है, खर्च कम होता है। तो ये चीज डेटा आप बना देंगे। दूसरा क्या है, हेल्थ एक्सपेंडिचर सरकार ने कितना बढ़ाया है, परसेंटेज ऑफ ए टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, है ना। ये देखिए, जो इसमें क्या परसेंटेज दी है एक्चुअली, भाई स्वास्थ्य खर्च पर लोगों को कितने पैसे खर्च होते हैं, प्राइवेट में लाया और सरकारी में लाया, उनमें से सरकार कितना खर्च कर रही है, ये है ये वाला। तो सरकार का हिस्सा कितना है? पहले 29% होता था टोटल में, अब लगभग देखिए 50% के आसपास पहुंच चुका है। बाकी 50%, जो 52% है, वो निजी होता है ना। तो ये आप डेटा देंगे, 48% बढ़कर इतना हो चुका। तो ये अच्छा कदम है सरकार का, इसकी सराहना करिए आप मेंस के आंसर में। अब मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, मेक इन इंडिया के ऊपर, है ना, ये और जिस सर्विस सेक्टर के ऊपर, इन सब के ऊपर ये आता है कि व्यापार सुगमता है क्या, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अर्थात ये इसके ऊपर मेंस में सीधा क्वेश्चन आता है। एमएसएमई से रिलेटेड भी आप लिख सकते हैं, कोई क्वेश्चन आता है वहां भी लिख सकते हैं। भारत में कारोबारी ढांचे को सशक्त बनाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है या क्या क्या करने की आवश्यकता है, ये सब में आप ये डेटा लिखेंगे जो यहाँ दिया हुआ है, अभी बताएंगे 1 से 2 मिनट में आपको बता देंगे फटाफट। तो क्या है ये डेटा आप याद कर लीजिए। पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहले एक वर्ल्ड बैंक निकालता था ये इंडेक्स, फिर इन्होंने क्या किया कि 2020 में ये बंद कर दिया, क्योंकि जहां भी भारत जैसे देशों की अच्छी रैंक आती है, इनके पेट में दर्द होने लगता है और ये उसको बंद कर देते हैं। क्या था 2014 में भारत की रैंक 142वीं थी, और 2019 में सुधरकर 63, जो 63वां स्थान है, वहां पहुंच चुका था भारत। तो इतनी देखिए कितना 79 स्थानों की उल्लेखनीय प्रगति भारत के आर्थिक सुधारों को दर्शाती है कि यहाँ कितना कारोबारी माहौल में वृद्धि हुई है। ये आप कहीं भी कोट कर सकते हैं। एक आईएमडी की रैंकिंग है
आईएमडी की कौन सी रैंकिंग होती है? विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025। इसमें क्या हुआ, भारत की स्थिति 21 में 43वें स्थान पे थी, 2025 में कहाँ आई? 41वें स्थान पर, अर्थात 2 पायदानों का फायदा मिला है। बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ तो प्रोग्रेस है। तो आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, जब भी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर या श्रम सुधारों के ऊपर या वही व्यापार सुगमता के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो ये आप लिख सकते हैं। ये देखिए, विश्व बैंक के द्वारा एक क्या है, गोटेक अर्थात गवर्नमेंट में टेक्नोलॉजी, गोटेक मैच्योरिटी इंडेक्स है ना, ये GOVTECH, ये गवर्नमेंट और प्लस टेक्नोलॉजी से मिलकर बना है गोटेक मैच्योरिटी इंडेक्स में भारत को वर्ष 2020, 22 और 25 में ग्रुप ए में अर्थात जो बढ़िया स्थान है वो दिया गया है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगला अगला डेटा देखिए, इसमें क्या है, हाईलाइट कर दिया गया, यही आपको देखना है। स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुई थी? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, फिर आ सकता है। जनवरी 2016 में शुरू की गई थी। उस समय क्या था देखिए, वर्ष 2016 में कितने स्टार्टअपों को मान्यता मिली थी? केवल 502 को। अभी 2026 तक कितने हो चुके हैं स्टार्टअप जो मान्यता प्राप्त है? 2.23 लाख। तो ये आप डेटा याद रखिए, मेंस में बड़ा काम आएगा, प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है। जो रोजगार कितना दे रहे हैं? 23 लाख से भी अधिक, 23.3 लाख रोजगार अवसर इनसे पैदा हुए हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि महिला सशक्तिकरण, जैसे कि जो भी स्टार्टअप्स हैं उनमें से लगभग आधों में अर्थात 48% में जो बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, उसमें कम से कम एक महिला है। मान लिया बोर्ड में 5 मेंबर हैं, तो इनमें एक महिला भी है या 2 भी हो सकती है, कम से कम एक है। कितने में? जो 50% में, लगभग 48% में। बाकी 52 में नहीं है कोई भी महिला। तो ये भी कंसर्निंग विषय है। देखिए, जब आपको तारीफ करनी है तो आप ये करेंगे कि 48% जो हमारे स्टार्टअप हैं उनमें महिला निदेशक हैं, एक या उससे अधिक। जब आपको इसका आलोचना करनी है तो आप लिखेंगे कि ये कि 52% अभी जो बोर्ड है उनमें एक भी महिला निदेशक नहीं है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप डेटा का यूज कर सकते हैं, जिस प्रकार से भी आपको लिखना है। ये आपको इतना, क्योंकि इतना डेटा आपको याद थोड़े करना है, एक डेटा याद करोगे उसके 2-3 जगह प्रयोग करोगे आप। तो ये डेटा आपने याद कर लिया, इसको पॉजिटिव वे में भी यूज कर सकते हैं आप और नेगेटिव सेंस में भी, मतलब जहाँ चुनौतियां है या आलोचना करनी है वहाँ। ये रहे जो स्टार्टअप दिखा दिया। अभी कितने हो गए? डायरेक्ट जॉब्स इतनी है और ये 2.3 लाख स्टार्टअप की संख्या है फिलहाल। ये आप जरूर याद कर लीजिए डेटा। अब देखते हैं अगली जो खबर है, ये इधर देखते हैं। ये देख लीजिए आप, MSMEs रैपिड ग्रोथ इन MSME रजिस्ट्रेशन इन उद्यम पोर्टल। जब भी MSME की बात आती है तो उद्यम पोर्टल पे जितने पंजीकृत MSMEs है वो आप जरूर बताएंगे। कितने हैं अभी? ये देखिए, इतने हजार में है ना। उस समय कितने थे? 2020 में 10,000 थे, और 2026 जून का डेटा है, कितना हो गया? 858 858,000 ये हो गया इतना। तो कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 8,58,000 हो गया सीधा सा। तो ये आप डेटा देंगे, 8,58,000। MSME कहाँ है? ये तो रजिस्टर्ड हैं, अनरजिस्टर्ड तो पता नहीं कितनी है ना। ये भी अच्छी बात है कि रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है, तो उनका औपचारिकरण बढ़ रहा है। क्योंकि MSME के साथ सबसे बड़ी समस्या होती है कि इनको बोलते हैं कि अनौपचारिक क्षेत्र में इनका प्रभाव ज़्यादा है। अनौपचारिक क्षेत्र अर्थात उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, फिर उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आप ये लिखेंगे, देखिए अब जो है औपचारिकरण हो रहा है MSMEs का, तो फिर उनको क्या होगा? वित्तीय समावेशन में भी मदद मिलेगी, आसान ऋण मिलेगा, क्योंकि सरकार के पास प्रूफ है ना कि भाई ये हमारा MSME है, रजिस्टर्ड है। तो ये डेटा आप वहाँ लिखेंगे। इसके बाद ये एक डिजिटल लैंड रिकॉर्ड। अब आप बताइए, भूमि सुधारों के ऊपर क्वेश्चन आता है बार बार। अभी क्या है? डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम चल रहा है। ये क्या है? DILRMP है ना, MP। ये आप याद रखेंगे, सीधा नाम ऐसे ही लिखोगे शॉर्ट में आप, क्योंकि बड़ा नाम लिखोगे तो फिर आपका टाइम वेस्ट जाएगा। आप आगे चलते हैं। क्या है ये? डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडरेशन मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। तो यार DILMP लिखेंगे शॉर्ट में, इतना बड़ा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या हुआ? इसका शुरुआत कब हुई थी? 2016 में। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए, ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। ये जो हाईलाइट किया है ये सब अपने एक्सपीरियंस से हाईलाइट किया है। इस प्रकार के क्वेश्चन UPSC पूछता है और UPPCS दोनों पूछते हैं। कितने कहाँ है ये? इतने जो मैप है, कैडास्ट्रल मैप 97% का इन्होंने वो क्या कर दिया है? डिजिटाइजेशन कर दिया। जैसे किसी के खेतों के मैप है ना, ये वाले इस टाइप के जो मैप होते हैं, ये सब डिजिटल कर दिए गए हैं। कितने? 97%। 19 स्टेट में ये सब ऑनलाइन भी करा दिया गया, 19 स्टेट्स में। और देखिए 36 करोड़ से भी अधिक
लैंड पार्सल्स असाइंड इन, ये जो यूएल पिन है अक्रॉस द 29 स्टेट्स। तो इतना डेटा नहीं आएगा, बस ये याद रखना है मोटा मोटा कि 97% जो है नक्शों का डिजिटलीकरण हो चुका है। आगे देखिए, राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली, ये भी आप याद कर लीजिए। इसके एक दो फैक्ट आपको बता देते हैं। 17 यूटी और राज्यों में से लागू किया जा चुका है। एक खबर जो है, ये न्यूज जो है आप जो है उसमें लिखते हैं मेंस में, मेनली जब भी श्रम सुधारों की बात आती है। तो अभी सरकार ने, भारत सरकार ने क्या किया था कि जो पुराने जो है 13 कानून बने हुए थे श्रम के ऊपर, है ना, लेबर के ऊपर, तो उन सबको हटाया और केवल एक बना दिया। क्या बनाया? ये वाला जो है व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, है ना, OSH 2020। तो इससे क्या होगा कि वो कानूनों की जो जटिलता थी उसको कम कर दिया गया, जिससे कि कोर्ट केस वगैरह नहीं होंगे। फिर इजीली आपको अगर कोई झगड़ा वगड़ा होता है या कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो एक आपके पास कानून होगा, उसी के तहत आपका जो है आगे सुनवाई होगी। तो ये इससे क्या है भाई, न्याय भी जल्दी मिलेगा, न्यायपालिका के ऊपर भी बोझ कम होगा, व्यापारी लोग भी खुश होंगे क्योंकि उनको पता है ये कानून पढ़ना है, उससे हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या हमारी लिमिटेशंस हैं। तो ये सब जो है आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, ये किन प्रतिष्ठानों पर लागू होगा ये कानून? जहाँ 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। जहाँ 1-2 काम कर रहे हैं उनके ऊपर ये नहीं चलेगा कि भाई हर जगह श्रम संहिता थोड़ी चलेगी, लेबर कोड। तो इसके लिए मिनिमम संख्या ये है। आगे देखते हैं, केंद्रीय CPCB, केंद्रीय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हिंदी में बोलेंगे। इसके तहत जो अलर्ट दिए जाते हैं आपको पता होना चाहिए, 3 होना है ये, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। ग्रीन मतलब सब ओके हैं। जब भी कोई देखो उद्योग स्थापित होता है उसको कैटेगरी निर्धारित की जाती है, अलर्ट नहीं, सॉरी, कैटेगरी। कौन कौन सी? रेड, ऑरेंज, ग्रीन। ग्रीन है तो मतलब ओके, इससे कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं है, तुरंत देंगे अप्रूवल। ऑरेंज है तो जांच करनी पड़ेगी, रेड है तो खतरनाक है, फिर और गहन जांच करनी पड़ेगी उसके। फिर क्या होता है कि उसमें टाइम भी लगता है अप्रूवल्स वगैरह देने में। तो यही बताया कि जो रेड कैटेगरी है उसको पहले 120 दिन लगते थे अप्रूवल करने में। अगर आज कोई मिनिमम की बात है ना, इतना टाइम लग जाता था, कुछ केस में इससे भी ज़्यादा लगता है। लेकिन ये 120 जो पहले समय सीमा थी उसको घटाकर अब कर दिया 90 दिन, अर्थात 3 महीने कर दिया। जो पहले कितना था, ये 4 महीने था, ये आप याद कर लीजिए। एकल खिड़की की आप सब प्रयोग करते हो, राष्ट्रीय एकल खिड़की। जब भी व्यापार की बात आती है, व्यापार सुगमता की, निवेश की, है ना, उनके लिए एकल खिड़की बनाई गई है। तो इसका कुछ डेटा भी आपको पता होना चाहिए, है ना। कितने अप्रूवल्स मिले हैं 2020 में? कितने मिले थे? मात्र 34,000। अभी 8,29,750 अप्रूवल दिए जा चुके हैं। तो ये डेटा आप जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, देखिए आप ग्राफ बनाया करिए जहाँ भी मौका मिलता है और डेटा दिया करिए। ये देखिए, आप इसका उदाहरण देंगे, एकल खिड़की खाली नहीं लिखेंगे आप, एक उदाहरण भी देंगे, परिवेश, इसका नाम लिखेंगे आप, परिवेश, है ना। ये सिंगल विंडो कार्यक्रम पोर्टल है हमारा। तो परिवेश पोर्टल के तहत ही पर्यावरण मंजूरी दी जा रही है, वन मंजूरी दी जा रही है, वन्य जीव वाला जो कानून है उसकी भी मंजूरी दी जा रही है। तो इससे क्या हुआ कि अब जो निवेश करना, मतलब कोई भी नई कंपनी या उद्योग शुरू करना आसान हो चुका है। उसके लिए पर्यावरण की मंजूरी केवल इस पोर्टल से मिल जाएगी। ये एकल खिड़की है वहाँ के लिए। इसमें क्या हुआ, पहले जो 64 दिन, वो 105 दिन थे, वो घटकर अब 64 दिन में पर्यावरण की मंजूरी मिल जाएगी। तो उतना ही जल्दी उद्योग सेटअप होगा और उतना ही जल्दी काम शुरू होगा। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सब आएगा। बिजनेस करने के लिए आपको पता है कि हम एक जगह और पिछड़ते हैं, कहाँ? लॉजिस्टिक, क्योंकि हमारी रसद लागत बहुत आती है। रसद लागत का अर्थ ये है कि एक चीज़ अगर यहाँ बन रही है और उसको फैक्ट्री तक जा रहे हैं और फिर कंज्यूमर तक जा रहे हैं, तो जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वगैरह जो सब आती है, ये इसको बोलते हैं रसद लागत, वाणिज्य लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो ये लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारे यहाँ 14% से भी ज़्यादा है, जबकि चाइना, अमेरिका वगैरह में ये 8% है। तो देखिए, जब ये बढ़ेगी तो सामान का रेट बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा। 6% तो हमारा प्राइस यही हो गया, है ना। तो हम कैसे कम्पीट करेंगे भाई? 6% हम कम कैसे करेंगे अपने रेट, जब हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। PM गति शक्ति आपको पता है, ये आप उदाहरण देते हैं मेंस में, ये जरूर दीजिए। अभी इसका डेटा देख लीजिए आप। विश्व बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 38वां स्थान प्राप्त मिला था 2023 में, जबकि 2014 में 54वां था। तो यहाँ भी अच्छा खासा सुधार हुआ है। तो इस प्रकार का आप ग्राफ बना देंगे ऐसे, और इसमें सुधार दिखा देंगे आप ऐसे, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये हाईलाइटेड डेटा है, आप PDF में देख लीजिए, है ना। ये
जैम पोर्टल है, जैम पोर्टल आप बार बार लिखते भी हो मेंस में, तो जैम के ऊपर कितना रजिस्टर, कितना इसका जो है रजिस्टर्ड लोग है, कितने लोगों को फायदा मिला है, कितना मूल्य का फायदा हुआ है, ये सब आप डेटा यहाँ देख लीजिए। देखिए इसमें मेन ये देख लीजिए, महिला सशक्तिकरण क्या है, लगभग 2.04 लाख से अधिक महिला नेतृत्व वाले एमएसएमई जो है इस पर जैम पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। तो ये डेटा आपको पता होना चाहिए, है ना? जिनका ऑर्डर छोड़िए, केवल इतना ही पता होना चाहिए। इसके अलावा देखते हैं आगे क्या क्या बचा है। हाँ, ये आप केवल यहाँ जो है इसमें जो खबरें हैं इसमें केवल आप ग्राफ देखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ कुछ हाईलाइट नहीं किया है। मेनली देखिए मुद्रा योजना के तहत क्रेडिट कितना मिला है। मुद्रा योजना आप लिखते हो बार बार, मुद्रा जो ऋण बांटती है, पहले फैब 2016 में कितना था, 1.0 लाख करोड़, 02 लाख करोड़, अभी 40 लाख करोड़ से भी अधिक इन्होंने लोन बांट दिया मुद्रा योजना के तहत। इसमें केवल यही पढ़ना है, ये पूरा खबर आपको नहीं पढ़नी है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, है ना। इधर क्या करना है, ये देखना है। टैक्स पेयर जो है 2017 में कितने थे, 60 लाख लोग केवल टैक्स पेयर, जीएसटी जो एक्सपेंडिंग जीएसटी टैक्स बेस है, जो जीएसटी रजिस्टर्ड जो थे टैक्स जो सरकार को देते थे जीएसटी के तहत, वो 60 लाख थे, अभी 1.64 करोड़ हो चुका है जीएसटी का बेस बढ़कर। ये जो है जीएसटी का बेस बढ़ा है ना। टैक्स पेयर मतलब इतने लोग हैं ये, है ना, मतलब लोग का मतलब जो ये कंपनी मान लीजिए या लोग मान लीजिए, टैक्स पेयर का बेस बढ़ा है ये, है ना। टैक्स पेयर बेस क्या होता है कि इसमें ये कैलकुलेशन करते हैं कि जनसंख्या हमारी 100 है, तो उसमें से अगर 2 लोग टैक्स दे रहे हैं तो हमारा टैक्स पेयर बेस क्या हुआ, 2। तो जितना टैक्स पेयर बेस बढ़ेगा उतने लोग ज़्यादा टैक्स देंगे, तो सरकार को उतना ही क्या आएगा, पैसा आएगा। फेसलेस असेसमेंट देखा है, ये पारदर्शिता में आप लिखेंगे, जब भी पारदर्शिता की बात होती है कि जीएसटी में अभी क्या है, फेसलेस असेसमेंट है, इससे क्या होगा, भ्रष्टाचार कम होगा। तो ये इस प्रकार के कीवर्ड आप लिख लीजिए और नोट कर लीजिए। इसके अलावा ये तो इधर कुछ खास है नहीं, बाकी आपको कैसा लगा आज का लेक्चर बताइए दोस्तों। ये ग्राफ आप लिख लीजिए, ये पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगा, फोकस आईएएस पीसीएस चैनल पर अभी अपलोड कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, और टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, उसमें मेंस के आंसर राइटिंग कराई जा रही है। डेली आपको 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं और वीकली लाइव टेस्ट होता है सैटरडे को। अगर आपको उससे जुड़ना है, आप विशेष बैच लिखकर यहाँ हमें मैसेज कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी अगर होती है 9811504781 पर, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर व्हाट्सअप कर दीजिए। आप केवल मैसेज कीजिए, ज़रूरत होती है तो बाद में कॉल भी करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।